जुलाई 2025 की एक उमस भरी दोपहर थी। धूल भरी सड़कें और दूर दूर तक फैले सूखे खेतों के बीच आर्यन सिंह अपनी किराए की जीप में कालापुर गांव की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली की चकाचौंध और हलचल को छोड़कर इस सुनसान जगह पर आना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसकी दादी सरोज देवी की मृत्यु पिछले हफ्ते हुई थी और अब उसे उनके पुराने हवेली की देखरेख करनी थी। आर्यन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। ये जगह तो भूतों की बस्ती लगती है। आर्यन ने बड़बड़ाते हुए जीप का शीशा नीचे किया। गर्म हवा ने उसके चेहरे पर थपेड़ा मारा। सड़क के किनारे बने बरगद के पेड़ की टहनियां हवा में लहरा रही थीं, मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें हिला रही हो। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। दोपहर के 3 बज रहे थे। शाम होने से पहले हवेली पहुंच जाना चाहिए, उसने सोचा। कालापुर एक छोटा सा गांव था जो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा था। यहाँ समय जैसे ठहर सा गया था। पुराने कुएं, मिट्टी के मकान और गांव के बीच में खड़ी एक विशाल हवेली जो कभी उसके परदादा ठाकुर रघुनाथ सिंह की थी। आर्यन को अपने परिवार की कहानियां सुनने में कभी रुचि नहीं रही, लेकिन दादी की वसीयत ने उसे मजबूर कर दिया था। हवेली को बेचने या उसका कुछ और करना उसकी जिम्मेदारी थी। जीप आखिरकार हवेली के लोहे के विशाल दरवाजे के सामने रुकी। हवेली की दीवारें जर्जर थीं और पत्थरों पर उगी काई इसे और भी रहस्यमय बना रही थी। दरवाजे पर एक पुराना ताला लटक रहा था, जिसकी चाबी आर्यन के पास थी। उसने ताला खोला और दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। धूल भरी फर्श, टूटी फूटी खिड़कियां और दीवारों पर लटके पुराने चित्र, जिनमें ठाकुर रघुनाथ सिंह की गंभीर आंखें उसे घूर रही थीं। ये जगह तो किसी डरावनी फिल्म का सेट लगती है, आर्यन ने हल्के से हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने अपना बैग नीचे रखा और हवेली का जायजा लेना शुरू किया। मुख्य हॉल में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर कुछ किताबें और कागज बिखरे हुए थे। उसकी नज़र एक चमड़े से बंधी डायरी पर पड़ी। उसने उसे उठाया और पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, 20 मार्च 1920। मैं, रघुनाथ सिंह, इस हवेली का स्वामी, आज एक वादा करता हूँ। मेरी महत्वाकांक्षा मुझे इस रास्ते पर ले आई है और मैं इसे पूरा करूंगा, चाहे कीमत जो भी हो। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। वादा? कैसा वादा? उसने बड़बड़ाया। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही कुछ जगहों पर धुंधली हो गई थी। उसने आगे पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज ने उसे चौंका दिया। खट, मानो कोई भारी चीज फर्श पर गिरी हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हॉल खाली था। शायद कोई चूहा होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डायरी को अपने बैग में रखा और हवेली के ऊपरी माले की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चरमराने लगी और हर कदम के साथ हवेली में एक अजीब सी सनसनाहट गूंज रही थी। ऊपरी माले पर एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ बंद कमरे थे। एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीच में एक पुराना अलमारी थी, जिसके शीशे में उसका प्रतिबिंब दिख रहा था। लेकिन प्रतिबिंब में कुछ गड़बड़ थी। उसकी आंखें सामान्य थीं, लेकिन शीशे में उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से एक काला धुआं निकल रहा था। आर्यन ने डर के मारे पीछे हटते हुए दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। ये क्या बकवास है? उसने जोर से कहा, अपनी आवाज को सामान्य करने की कोशिश करते हुए। लेकिन हवेली की दीवारों ने उसकी आवाज को गूंज में बदल दिया, मानो कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। तभी गलियारे के अंत से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आर्यन, तुम आए। आवाज इतनी ठंडी थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसे एक और झटका लगा। हॉल की दीवार पर, जहां ठाकुर रघुनाथ का चित्र लटका था, अब एक काला धब्बा था जो धीरे धीरे फैल रहा था। धब्बे से खून जैसी लाल बूंदें टपक रही थीं। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन सिग्नल गायब था। मुझे यहां से निकलना होगा, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खटाक, अंधेरा गहरा गया और हवेली में एक ठंडी हंसी गूंजने लगी।